नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम नोटबंदी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस पर सियासत भी और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस फिर से एक बार आमने सामने आ गई है। कांग्रेस नोटबंदी से देश को हुए नुकसान को याद दिला रही है, तो बीजेपी इसके फायदे गिनाते हुए दावा कर रही है कि इससे देश में आतंकियों और नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन उसके पास भी इस सवाल का कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं है कि इससे कितना काला धन बाहर आया है। जबकि नोटबंदी का फैसला सुनाते वक्त सरकार ने यही दावा किया था कि इसके बाद देश में काले धन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का। आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। तो ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय अ मेजॉरिटी जजमेंट फाउंड द एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू बी फेयर एंड रीजनेबल। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि द गवर्नमेंट हैज गॉट द राइट एंड डिस्क्रेशन to undertake economic policy decisions, and those decisions have to be appreciated unless there is something arbitrariness in it. ये जो बात कही गई थी तो कोर्ट ने इसको भी स्वीकारा। एक माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूं उन्होंने भी क्या कहा है। The policy was well intentioned. I want to seriously emphasize upon that कि इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी। It was well intentioned. उन्होंने कहा है कि 26(2) के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए, आवश्यकता हो तो कानून लाना चाहिए। उनके निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5-1 का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आज मुझे पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर पॉलिटिकल सवाल उठाने हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। द बीजेपी वाज वेरी फर्म इन एस्पाउजिंग द ग्रेट कमिटमेंट। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने
डिसेंटिंग नोट भी अपना, विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। जिन 4 जजेस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह बात हमें स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जो एमएसएमई सेक्टर है वो तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को जो कई लोगों की मौतें भी हुई। तो जो मुसीबतें लोगों ने झेली और आज तक जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है उस पर कोई टिप्पणी किसी भी जज ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय में नहीं की गई है। तो इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक मजबूत और निष्पक्ष लोकतंत्र की असली पहचान यही होती है कि वहां अल्पमत की आवाज को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है और उसकी बात भी उतनी ही गौर से सुनी जाती है। इसलिए यहां हम संविधान पीठ के उन 4 जजों की बात नहीं करेंगे जिनकी राय एक जैसी थी और उसी के आधार पर उन्होंने समान फैसला दिया। लेकिन देश के हर नागरिक को यह जानने का संवैधानिक हक है कि आखिर वो एक जज कौन है जिन्होंने इसके उलट अपनी राय दी और आखिर उनका फैसला क्या था। In my considered view, the action of demonetization initiated by the central government by issuance of the improved notification dated 8th November 2016 was an exercise of power contrary to law and therefore unlawful. Consequently, the 2016 Ordinance and 2017 Act are also unlawful. But having regard to the fact that demonetization process was given effect to from 8th November 2016 onwards, the status quo ante cannot be restored at this point of time. What relief may be awarded in the present case? In view of the above conclusion, the question of molding the relief shall now be considered. According to the petitioners, around 86% of the volume of currency notes of the total currency in circulation in the Indian economy was demonetized. They also stated that the people of India were exposed to undue hardship owing to the lack of financial resources and had to undergo not only a severe financial crunch, but were also exposed to other socio-economic and psychological hardships. The problems associated with the measure of demonetization would make one wonder whether the Central Board of the Bank had visualized the consequences that would follow, whether the Central Board of the Bank had attempted to take note of the adverse effects of demonetization of such a large volume of banknotes in circulation. जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक। लेकिन फैसला आने के बाद से सरकार एक बार फिर से विपक्ष के नोटबंदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का यह कहना है कि विपक्ष एक बार फिर बेनकाब हो चुका है, उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि नोटबंदी सफल रहा तो सरकार इसके फायदे क्यों नहीं गिनवाती। साथ ही दावा किया कि सरकार के इसी फैसले से देश के सभी नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें अब एक डिसेंट जजमेंट भी है। अब ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई बोलेगा कि भाई ये रेलिवेंट, इट इज़ नॉट, ये रेलिवेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये तो बड़ा एब्सर्ड है। ये तो मेरे ताज्जुब की बात है। ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ उससे हमारा मतलब नहीं, क्या मतलब। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ये सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने देश के सामने पुकार कर कहा कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप ये बताइए कि ये कोई एक विम्सिकल बात है कि ऐसा डिमोनेटाइजेशन करने से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है फिर? अब आप सुनिए हमारी बात को, इसमें 6-7 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने का ये पर्पस, टेररिज्म काउंटर करने का जो मकसद था, ये सब विम्सिकल था, ये सब था ही नहीं है। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। आप क्या भूल गए कि प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने तकरीर में अपनी भाषण में कहा था कि घर में शादी है और पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे, पूरे इस मुल्क की गरीब आवाम रो रही थी, वजीर आजम, प्रधानमंत्री हंस रहे थे। रिजर्व बैंक ने यह कहा कि 32.18 लाख कोर करेंसी अब सर्कुलेशन में है। 31.18 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन ऑन इंडिया, अभी माने डबल हो गया। उस वक्त 17.97 लाख करेंसी यूज में था बिफोर डिमोनेटाइजेशन 2016 में। अब कितना है भैया? 32.18 लाख। ये आरबीआई के फिगर है। ये लूट लाबी की मंडली और बेईमानों की कुंडली एक बार फिर एक्सपोज हुई है, और एक बार फिर जनता ने जो सत्यमेव जयते पर अपनी पुख्ता मुहर लगाई थी, एक बार भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसमें मुहर लगाई है। डिमोनेटाइजेशन का जब फैसला हुआ, विमुद्रीकरण का जब फैसला हुआ, नोटबंदी का जब मोदी जी का फैसला हुआ, तो उस वक्त जो है वो एक वर्ग में बेचैनी दिखाई पड़ी, और ये वर्ग वो था जो लूट लाबी का समर्थक था, बेईमानों का हितैषी था, और उन्होंने इसको लेकर के पूरे देश में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, गुमराह करने की लोगों को कोशिश की, और जो बिचौलिए थे और जो बेईमान थे और जो इसके समर्थन में खड़े हुए थे, उनको फिर एक बार। और जाहिर है कि जब देश की शीर्ष अदालत बहुमत के आधार पर कोई फैसला सुनाती है तो उसे सबको मानना ही पड़ता है, जिसे कोई चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इसलिए सवाल ये नहीं है कि नोटबंदी का फैसला लेने की केंद्र सरकार की प्रक्रिया को लेकर जो फैसला आया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 5 जजों वाली संविधान पीठ के एक जज की राय बाकी सबसे अलग क्यों रही। उन्होंने ऐसा फैसला देने में इतना बेखौफ होने से परहेज क्यों नहीं किया। इसी के साथ ही इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।